ये बताओ, निर्भया कांड का मुकदमा जिस वकील ने लड़ा वो ज्यादा शर्मनाक है या राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा जिसने लड़ा वो ज्यादा शर्मनाक है? तुम्हारी नजर में क्या शर्मनाक है? नहीं तो मुझे बताओ शर्मनाक क्या है? अरे हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही खत्म हो जाए, हम वोट ही नहीं देंगे उसको, वोट ही नहीं देंगे। अरे भाई हमें क्या और भीख मांगेंगे कटोरा रखे? कसम, मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ कि अपना सोच समझ के वोट दे। जो पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का। एक मिनट, ये कह रहे ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो सनी लियोनी का भी नहीं है। क्या करें, उसको चुनाव लड़वा दें? ऑप्शन सनी लियोनी का भी नहीं है, मियां खलीफा का भी नहीं है। अरे दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका ऑप्शन नहीं है। जिसको अपने हालात बदलने हैं, अपनी स्थिति बदलनी है, उसके दिमाग में भाजपा नहीं चलती। अभी जस्ट यहाँ पर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ये वाला डंका बजा, कहाँ आईटी सेक्टर दिख रहा है, कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है? अरे भाई पूरा चोर पार्टी है। और निर्भया कांड में एपी सिंह ने 4 बलात्कारियों का मुकदमा लड़ा, ठीक है? वो 4 बलात्कारी कौन थे सबको पता था मुजरिम में, लेकिन बावजूद उसके 10 साल बाद फांसी हुई। उस वकील पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई राम भक्त को आपत्ति नहीं है, किसी बीजेपी वाले को आपत्ति नहीं है कि तुम मुकदमा क्यों लड़ रहा था। उस वकील के खिलाफ आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मंदिर का मुकदमा लड़ लिया तो इन्हें आपत्ति है। शर्म से डूब मरना चाहिए। एक रेपिस्ट का मुकदमा लड़ने वाले का कोई नाम नहीं है कि भाई क्यों लड़ा तूने, लेकिन मंदिर मस्जिद का मुकदमा लड़ लिया तो पापी हो गई कांग्रेस। दिल्ली में जो व्यक्ति आता है वो प्रवासी व्यक्ति होता है, वो बिहार से आता है, पूर्वांचल से आता है और दुनिया देश के हर कोने से आता है। वो आता है अपनी तकदीर बदलने, वो आता है अपना स्टेटस ऑफ लिविंग बदलने, वो आता है अपने बच्चों को एजुकेशन देने। अगर उससे पूछो जो ये सारी चीजें करने आया, जो मूल निवासी नहीं है दिल्ली का, प्रवासी है, अगर उससे पूछोगे तो वो कभी भाजपा को नहीं चुनेगा। जिसको अपने हालात बदलने हैं, अपनी स्थिति बदलनी है, उसके दिमाग में भाजपा नहीं चलती, उसके दिमाग में मोदी नहीं चलता, उसके दिमाग में योगी नहीं चलता, उसके दिमाग में वो चलता है जो उनके लिए काम करेगा, ठीक है? जिसके दिमाग में धर्म का कीड़ा है वो मन बना चुका है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ, वो तो कहते रहे गुलामी में जी रहे थे। तो बता रहा हूँ ना, यकीनन ये देश 2014 के बाद आजाद हुआ है उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर किसी को कत्ल करना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे करना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर सरकारें बनाना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर देश का बंटवारा चाहते हैं। ऐसी मानसिकता वालों को आजादी 2014 के बाद मिली है, नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद मिली है। उससे पहले वो लोग गुलाम थे, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विचारधारा को कभी आगे नहीं आने देती। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता पे चलती है, धर्म सापेक्षता पे नहीं चलती। तो धर्म की आइडियोलॉजी जो रखते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा से बड़ा प्रवक्ता हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, वो 2014 के बाद ही आजाद हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में धर्म चलता है। लेकिन सरकार पार्टी तो कह रही विकास ही विकास हो रहा है, डंका बज रहा है विदेशों में। आज ये विदेशों में डंका कैसे मानते हैं आप? मुझे अभी जस्ट यहाँ पर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ये वाला डंका बजा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है इंडिया? आज अब जहाँ खड़े हो, ठीक, गुरुद्वारा, मैं यहाँ भारत के शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका कर्ज है इस देश पर कि रोजाना 1 करोड़ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, ठीक है? भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, लेकिन गुरुद्वारा जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक, कुछ नहीं है। एक धर्म के ऊपर एक सेवा भाव से 1 करोड़ लोगों को डेली, 1 करोड़ लोगों को डेली, महीने के 30 करोड़ लोगों को और साल के 365 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है। भारत सरकार उसकी अपेक्षा भी काम नहीं कर रही है। कहाँ बिल्डिंगें दिख रही है तुम्हें? कहाँ आईटी सेक्टर दिख रहा है? कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है? रिलायंस का तुम डेटा देख रहे हो, दिन ब दिन रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है? पहले फ्री दिया, उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई, ठीक? उसके बाद क्या है, हम 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं, 2-2 दिन अगर एक महीने में रिचार्ज बढ़ रहा है तो साल का हम 24 दिन का रिचार्ज फिर दोबारा कराते हैं, यानी साल में महीने 12 और रिचार्ज 13 महीने का कराना पड़ता है। ये उपलब्धि जो है ये बीजेपी ने दी है। क्यों बीएसएनएल नहीं आगे बढ़ रहा? अगर चाहिए तो सब करना पड़ेगा ना भाई। तो बीएसएनएल के टावर चांद पर जाते हैं, भारत में क्यों बन रहे हैं? वो भारत में क्यों नहीं आ रहे? वो कंपनी ठप कैसे हो रही है ये बताओ? वो कंपनी बीएसएनएल कैसे खराब हो गई? यहाँ पर मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां क्यों बिक रही हैं? एक अच्छा पॉलिसी धारक, एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर देश की संपत्तियां बढ़ाता है, देश की संपत्तियां बेचता नहीं है। एक अच्छा जो सत्ताधारी व्यक्ति होगा वो देश की संपत्तियां बढ़ाएगा, बेचेगा नहीं। सबसे ज्यादा जॉब देने वाले सेक्टर 2 थे, भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी, दोनों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। भाई आप अभी देखोगे कि इंडियन आर्मी में 4 साल के अग्निवीर, ठीक, योजना चल रही है। पहली बार हुआ है सरकार में कि देश का डिफेंस सेक्टर की योजना बताने के लिए, ठीक है, देश के डिफेंस सेक्टर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि सेना का काम किसी योजना को बताना नहीं होता, ठीक है? वो सिर्फ अपना काम करती है डिफेंस सेक्टर में। कोई आर्मी का जनरल कर्नल मीडिया में आकर बयान नहीं देता कि अग्निवीर से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। कभी देखा था क्या 70 साल के इतिहास में? लेकिन इस सरकार में पहली बार डिफेंस सेक्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अग्निवीर योजना के फायदे बता रहा है। ये निशानी है देश में हिपोक्रेसी की, तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। सबको देशभक्त बनाना है, जिसकी वजह से 4 साल की नौकरी करी है और पैसा
इधर जाइए। 4 साल की नौकरी से अगर कोई देशभक्त हो जाता इस देश में, भाई मैं अगर पूछूंगा देशभक्त कौन है तो कुछ लोग बताएंगे आर्मी वाले हैं, ठीक, कुछ लोग बताएंगे कि भैया उद्योगपति हैं, कुछ लोग वो बताएंगे जो डोनेट करते हैं। मैं बताऊं इस देश का देशभक्त कौन है? इस देश का देशभक्त है मिडल मैन, जिसे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हर पल वो कमा रहा है देश के लिए, टैक्स भर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है, ठीक है, मिल कुछ नहीं रहा। अगर तुम कोरोना की बात करोगे, कोरोना में गरीब आदमी पे था क्या जो लुट गया, और अमीर का लुटा तो फर्क क्या पड़ा? सड़क पे कौन आया? मिडल मैन आया। सड़क पे कौन आया? मिडल मैन आया। मिडल मैन की स्थिति ये थी कि कुछ मांग सकता नहीं, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल, उसकी एक रेपुटेशन है, ठीक, और कोई उसे देगा नहीं, ये तो मिडल है, ठीक है। इस देश का असल देश व्यक्ति जो है वो मिडल मैन है। और लोगों से पूछेंगे क्या लगता है, बदलाव चाहते हैं मोदी? अरे बिल्कुल चाहेंगे बदलाव भाई, बिल्कुल चाहेंगे बदलाव चाहते हैं। आइए भाई साहब, हाँ बिल्कुल चाहेंगे। अरे क्यों बदलाव चाह रहे? कुछ तो रीजन। अरे भाई पूरा चोर पार्टी है, ओहो चोर पार्टी। आधे आप बेरोजगार खड़े हुए कैमरा लेके, किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए, तुम भी तो बेरोजगार हो। अभी एक सिपाही आएगा तुमको रोजगार वाला हटा के चला जाएगा। क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी? बेरोजगार हो इसलिए तो खड़े हो, कहीं से पैसा यूट्यूब से आता है, कहीं से आता है, इसलिए तो आता है। एक एशिया का नंबर 1 आदमी, एक आदमी की वजह से एक ही बना दिया, अडानी। अभी पढ़ा है तुमने? एशिया का नंबर 1 आदमी बनाया अमीरी में, अडानी। किसकी वजह से? एक आदमी की वजह से, और इन पब्लिकों की वजह से जिसने टैक्स भरा है। अरे जिसका पैसा था, विकास हो रहा है। अरे तुम ही तो कह रहे हो विकास हो रहा है। विकास होता ना, सरकार के सारे लोग। अरे विकास होता तो तुम भी पूमा की टी-शर्ट पहनते, रिबॉक के जूते पहनते। विकास ही तो नहीं हो रहा। अरे राशन भी तो मिल रहा है, खाइए फ्री में। अरे फिर तुम ये माइक क्यों हाथ में पकड़े खड़े हो? राशन से ही काम चला लो। जनता से स्टार्ट नहीं होगा। सुनो, ये उंगली जनता के ऊपर उठती है। मोदी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ किसका है? उनकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका साथ है, और उन्हीं का ही विकास है। जनता का साथ और जनता का विकास किसी का नहीं है। वे कहते हैं कि जनता का साथ है और जनता का विकास है तो बात जमती, और नहीं तो ये तो उनका जिनका साथ है। 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अरे परिवार कहाँ है? उन्होंने तो अपना ही परिवार छोड़ दिया। तो मोदी जी क्या हुए? जिन्होंने शादी करी थी उन्होंने तो अपना ही परिवार छोड़ दिया। वो किसका परिवार बनाएंगे? सरकारी खर्चे पे जिंदगी जी रहे हैं। सरकारी खर्चे पे? और क्या? अरे प्रधानमंत्री हैं देश के, तो क्या करेंगे फिर? अरे प्रधानमंत्री, जब भी तो बता रहा हूँ, सरकारी खर्चे पे जिंदगी चल रही है। उन्हें तो घर भी नहीं चाहिए। तुगलक रोड पे, अकबर रोड पे कोठियां ठुकी पड़ी हैं उनकी, राजमहल में रहते हैं तो उन्हें नौकर चाकर रहते हैं। क्या जरूरत है? मोदी जी का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, हर एंगल से अच्छे हैं वो, मगर उन्होंने मीडियम स्तर को, बहुत पढ़े लिखे हैं यार, पीएचडी धारक हैं, इंटेलेक्चुअल हर तरीके से पीएचडी धारक हैं, पीएचडी धारक हैं। हाँ। उन्होंने कहा मास्टर किया हमने। अरे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी डबल पीएचडी धारक हैं, और वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने, व्यवस्था जानते हैं। कौन प्रधानमंत्री बोल? अरे इनको कहने से क्या होता है? जिलेट का ब्लेड 18 रुपए के नहीं खरीदते थे जब, जो उनसे अब दाढ़ी बना रहे हो, उस पे 5% जीएसटी जाती थी, अब 18% जीएसटी जा रही है। अच्छा, विकास लग रहा है आपको? मेरी बात सुनिए, विकास है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान में कर्जा लेके पूरी बात पूरी दुनिया में पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का। मैं हिंदुस्तान में नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए, बट उन्होंने ये भैया जी की बात है ना, मिडिल मैन को उन्होंने बोल ही किया है कि ये भी हमारा बेटा है कोई। अटल वाजपेयी ने कभी हेलीकॉप्टर खरीदा? बीजेपी की सरकार रही पहले। आपका दौर और था। अरे परमाणु बम परीक्षण हुए हैं उस राज्य में, इसमें हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं उड़ रहा। वो जा रही है, अमेरिका में जा रहा है। उन्होंने कभी इतनी यात्रा नहीं की, प्रधानमंत्री को भी किसी भी व्यक्ति को देश में विकास नजर आ रहा है, या देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समझ में आ रही है, या देश में सद्भाव नजर आ रहा है, वो कुछ ना करे, भारत की किसी भी लंबे रूट की ट्रेन में सफर कर ले, यहाँ दिल्ली से बिहार वाली में कर ले, कर्नाटक वाली में कर ले, और जर्नल से लेके फर्स्ट एसी तक का सफर कर ले। पूरा देश एक ट्रेन में समाता है। जर्नल वाले इस देश के गरीब लोग हैं जो टिकट तो सस्ता लेते हैं मगर परेशानी भी उससे ज़्यादा उठाते हैं। एक 100 सीट की अगर वो डब्बा होगा तो उसमें 300 आदमी भरे हुए होते हैं। लैट्रिन बाथरूम तक की दिक्कत होती है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। ये जनरल क्लास देश के गरीब आदमी की कहानी है। उससे आगे स्लीपर जाओगे तो स्लीपर कौन है? इस देश का मिडल मैन है, ठीक है, कि जो पैसे देने के बाद भी सुविधा नहीं पा रहा। स्लीपर का हक भी जनरल वाले खा जा रहे हैं, ठीक है, स्लीपर को भी जनरल बना रखा है, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा अपर आता है, अपर मिडिल क्लास, वो होता है 3rd एसी वाला, उसके बाद 2nd एसी वाला, 1st एसी वाला। ये देश की स्थिति है। सिर्फ ट्रेन में गुजार लें। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक नया यात्रा निकाल रहे हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर लो तो मैं देश समझने के लिए एक ट्रेन का सफर काफी है, ठीक है। और यही बात बीजेपी वालों के लिए भी काफी है। बीजेपी वाले ये तो कह रहे हैं जो नाकामियां वही दिखती है आपको, जो कुछ विकास हुआ दिख ही नहीं रहा है। नहीं तो कामयाब, ये बताओ विकास हुआ क्या है? आप किसे विकास मानते हैं? बताओ, मुझे बता दो विकास किसे मानते हैं? विकास हुआ है, विकास हुआ, बताइए क्या विकास हुआ है? ईवीएम का विकास हुआ है, ईवीएम का विकास हुआ है। अरे भाई बोलिए कौन सा विकास बता रहे हैं? देखो, पहले कहावत होती थी, जय जवान जय किसान।
इनने इस बीजेपी की पार्टी ने दोनों को ही खत्म कर दिया। अब क्या जय जवान 4 साल का घर जाएगा, भगा दिया जाएगा, जाओ भाई। जवान की कमर तोड़ दी। हाँ, बेच दो। अब किसान कर्जे में डूब गया। वो कह रहा है जो तेरे पास जमीन है उसको मेरे पास गिरवी धर दे और लोन लेके काम चला ले, फसल का पैसा मत मांग। यार जो फैक्ट्री चला सकता है वो पैसा नहीं दे सकता, वो 5000 एम्प्लॉय रख सकता है, उनकी तनख्वाह दे सकता है टाइम पे, किसान का पैसा नहीं दे सकता। ये सरकार नहीं देने मिली हुई है उनसे, ये मिली हुई है। उसको पता है कि मजबूर होकर किसान पैसा कर्जे में लेगा और वो हो भी रहा है गाँव में जाकर। क्या चाहते हैं? अरे हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही खत्म हो जाए, हम वोट ही नहीं देंगे उसको, वोट ही नहीं देंगे। अरे भाई हमें क्या और भीख मांगेंगे कटोरा लेके? कसम मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ कि अपना सोच समझ के वोट दे, जो अपने आप को नौकरी दे, हमारे देश को आगे ले जाए। ये तो पहले से भी कांग्रेस से ज्यादा कर्जे में डूबा पड़ा है हमारा देश। भाई साहब आपकी बात को गलत साबित हम करेंगे। हाँ, कर दो। कितनी एज हो गई बाबूजी आपकी? मेरी 42 हो गई। कांग्रेस सरकार में थे आप? हाँ कांग्रेस सरकार में पैदा हुए भाई। एक मिनट भाई, पैदा हुए। अरे पहले लगाए पड़ा है, पहले संतरा लगाए पड़ा है, अरे पहले संतरा लगाए पड़ा है। अरे हम तो भाई साहब दारू पी के बैठे होंगे, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। अरे दारू नहीं पिया जाता, संतरा पिया जाता है। बाबूजी की बात बोलो। मैं तो भाई अंपायर का आदमी हूँ, ठीक है। बाबूजी की बात को थोड़ा सा गलत साबित करना है मेरे को। पहली बात तो ये आप बीजेपी को गलत कह रहे हो ना। एक मिनट बाबूजी, अरे सुन ले तो। बाबूजी आगे आगे चेहरा आगे रखो। अरे चेहरा आगे नहीं, बात आपसे करनी है। सुनाई देता है, मैं सुनता हूँ। तभी आपसे कह रहा हूँ, सुनाई देता है। तभी कह रहा हूँ मैं आपसे। आप बीजेपी की सरकार को गलत कह रहे हो, किस लिए गलत कह रहे हो पहले तो ये बताओ। अरे भाई देश पे कर्जा हो चुका है। अच्छा, मालूम है आपको? पहले से ज्यादा। अच्छा एक मिनट, जब कांग्रेस सरकार थी तब कर्जा नहीं था? इतना नहीं था। अरे अच्छा, विकास वगैरह हुआ है? उस समय जनसंख्या कितना था? उस समय जनसंख्या कितना था? कर्जा कितना हुआ है? विकास वगैरह हुआ है? एक मिनट बाबूजी, 10 जने बोलोगे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, कान पे बैठ है। भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, राम मंदिर जब नहीं बना था ना, 24 वकील थे। और दूसरी बात आपको बताऊं, कर्जा किसको कह रहे हो? वकील क्या है? अरे बाबूजी एक मिनट सुन दो ना मेरी बात। नाम जानते हो बताओ पहले। 7 वकील का नाम बता सकता हूँ मैं आपको, उसको छोड़ दो। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ पहले वो ये सेशन कोर्ट के वकील बता सकते हैं, सेशन कोर्ट के वकील बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अरे वकील। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। देखो दोस्त, कांग्रेस की ना, एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए थे। और ऐसे वकील खड़े गए थे उस टाइम पे, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। और एक दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, ये लोग पता क्या है, ये लोग है ना खिलस्ते हैं। क्यों खिलस्ते हैं बताओ आपको? ये बाबूजी ने कह दिया कि भाई साहब इन्होंने मुसलमान होंगे वो। अरे नहीं, मेरे को मुसलमान हिंदू की दिक्कत नहीं है भाई। हम बात नहीं करते। मैं आपको छोड़ दिया बताऊं, 1947 के अंदर ना 1500 रुपए की नौकरी होती थी। अरे बाप रे, हाँ। हमारे पड़ोस में तो यार हमारे बाप 120 रुपए की नौकरी होती थी। ना 120 की होती थी। 120 में राशन कितना लेके आते थे? अरे राशन नहीं लेते थे, बजाज स्कूटर खरीदते थे। यही तो दिक्कत है। अरे यार लोग टाटा लेके निकल रहे हैं, तुम बजाज में रह गए, आज लोग टाटा लेके निकल रहे हैं। राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कांग्रेस ने खड़े किए थे, सही बात है। हाँ, बिल्कुल है। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, देश के नाम पर कलंक था। एक मिनट, इतना बड़ा कांड हुआ था, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील का नाम क्या था? कौन था वो व्यक्ति? भाई साहब मेरी बात तो सुन लो। 16 दिसंबर हाँ ये नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ, निर्भया कांड जो हुआ था 16 दिसंबर को हुआ अरे था। उसके खिलाफ केस किसने लड़ा? आप मेरे को बताओ। इनको राम मंदिर का केस याद है, लेकिन देश में जो कलंक है भाई हमारे देश में 24 वकीलों ने, मान लो मुझे नहीं पता 24 ने लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन 24 वकीलों को कांग्रेस ने खड़ा किया या मुस्लिम पक्ष ने खड़ा किया? और क्या उन्होंने फीस नहीं ली? और वकील थे तो वकील का पैसा पेशा जो होता है वो मुकदमा लड़ना होता है या नहीं होता? देश में उन वकीलों के खिलाफ तो मोर्चा खोल रखा है इन्होंने कि उन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है इसलिए मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं इसलिए मुकदमा लड़ लिया, क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है।